आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे खतरे की बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद अभी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन मॉडल्स का अनुमान है कि ये पिछले 140 सालों में सबसे भयंकर होने वाला है। हम बात कर रहे हैं 2026 के सुपर एल नीनो की। अब ये कोई रूटीन मौसम की चेतावनी नहीं है, ये एक ऐसा प्राकृतिक तूफान है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस चर्चा को हमने 6 अहम हिस्सों में बांटा है। सुपर एल नीनो का इतिहास, इसका विज्ञान, 2026 का मंडराता खतरा, इसके प्रभाव के 4 स्तर, एक ऐसा साइलेंट हीट वेव संकट जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, और आखिरी में वो कदम जो हम भविष्य के लिए उठा सकते हैं। सेक्शन 1, सुपर एल नीनो का इतिहास। तो आइए इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए थोड़ा पीछे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। जरा साल 1877 की इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। उस साल पूरी दुनिया में एक अजीब सा हाहाकार मचा था। भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में करीब 2 करोड़ मौतें हुईं, चीन में 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए और ब्राजील में 20 लाख लोगों की जान गई। अमेरिका के मिनेसोटा में तो हालात ऐसे थे कि उस साल को सर्दियों के बिना साल कहा गया। अब हैरानी की बात यह है कि ये मौतें किसी महायुद्ध या किसी भयानक वायरस की वजह से नहीं हुई थीं। ये सब एक एक्सट्रीम प्राकृतिक घटना के कारण आए भयंकर अकाल का नतीजा था। और यही फिनोमेनॉन 140 साल बाद फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सेक्शन 2, एल नीनो का विज्ञान। 1877 में इतनी तबाही मचाने वाली ये चीज आखिर है क्या? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को डीकोड करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझें तो एल नीनो एक प्राकृतिक घटना है। इसमें होता क्या है कि प्रशांत महासागर का पूर्वी और मध्य हिस्सा, जहां पानी आमतौर पर ठंडा रहता है, वो अचानक से असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने सबसे पहले इसे नोटिस किया था और इसे नाम दिया एल नीनो, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है एक छोटा सा बच्चा। नाम तो बहुत प्यारा है ना? लेकिन जब समंदर के ट्रिलियन लीटर पानी का तापमान एक साथ बढ़ता है तो ये पूरी दुनिया की हवा और बारिश के सिस्टम को बुरी तरह बिगाड़ कर रख देता है। इसके काम करने का तरीका भी काफी दिलचस्प है। नॉर्मल दिनों में समंदर के ऊपर चलने वाली हवाएं गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे दक्षिण अमेरिका के पास समंदर के नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजतन ठंडे पानी का ऊपर आना रुक जाता है और वो सारा का सारा गर्म पानी वापस पूर्व की ओर बहने लगता है। इसका सीधा असर ये होता है कि जो बारिश ऑस्ट्रेलिया और भारत के हिस्सों में होनी चाहिए थी, वो बीच समंदर में कहीं और ही हो जाती है। सेक्शन 3, 2026 का क्लाइमेट खतरा। अब जब हम इसका विज्ञान समझ चुके हैं तो बात करते हैं कि 2026 इतना बड़ा रिस्क क्यों बन गया है। ये 2.9 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा, सच कहूं तो ये वाकई चिंताजनक है। स्रोत बताते हैं कि मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो बनने के 61% चांस है। और ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल वही समय है जब भारत में मानसून अपने चरम पर होता है। लेकिन असली परेशानी कुछ और है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेसलाइन तापमान पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब अगर इसमें एक सुपर एल नीनो का 1.5 डिग्री और जुड़ जाए तो ये कुल 2.9 डिग्री सेल्सियस का एक ऐसा जंप बन जाता है जो मानव इतिहास में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। इस स्थिति को ऐसे इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप एक बंद कमरे में बैठे हैं जिसका तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस है, और कोई बाहर से आए और उस कमरे में एक हीटर चालू कर दे। आज का क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनो का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसा ही है। ये गर्मी को एक ऐसे लेवल पर ले जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सेक्शन 4, प्रभाव के 4 स्तर। चलिए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर ये चीजें एक दूसरे से जुड़कर हमारे समाज और इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करती हैं। इसका असर मुख्य रूप से 4 अलग-अलग लेयर्स में महसूस होगा। पहला, भारत में मॉनसून के सामान्य से सिर्फ 92% रहने का अनुमान है, जिसका मतलब है सूखे जैसी स्थिति। दूसरा, क्योंकि हमारे देश की 51% कृषि सीधे तौर पर बारिश पर निर्भर है, तो फसलों पर भारी दबाव पड़ेगा। तीसरा, ये 2024 के उन रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव्स को भी पीछे छोड़ सकता है जो हमने हाल ही में झेले हैं। और चौथा, जो सीधा हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। कम फसल का मतलब है कि खाद्य महंगाई यानी खाने पीने की चीजों के दाम 9% तक बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा मार उन पर पड़ेगी जो पहले से ही महंगे राशन या एसी का खर्च नहीं उठा सकते। सेक्शन 5, साइलेंट हीट वेव संकट। गर्मी के इस पूरे मामले में एक ऐसा संकट भी छिपा हुआ है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते।
हम अक्सर सोचते हैं कि हीट वेव सिर्फ दिन में खतरनाक होती है ना? लेकिन असल खतरा तब शुरू होता है जब इंसान का शरीर रात के वक्त भी खुद को ठंडा नहीं कर पाता। 2024 में दिल्ली में दिन के तापमान में 1.8 डिग्रीज की वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि रात के तापमान में 4.4 डिग्री का भयंकर उछाल आया। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। दिन भर शहर का कंक्रीट गर्मी सोखता रहता है और रात को उसे बाहर निकालता है। ऊपर से हजारों एसी से निकलने वाली गर्म हवा हमारे बाहर के वातावरण को सच में एक भट्टी बना देती है। और इस भट्टी की सबसे बड़ी कीमत वो लोग चुकाते हैं जो दिन भर एसी वाले कमरों में नहीं रह सकते। भारत में लगभग 38 करोड़ असंगठित मजदूर हैं जो रिक्शा चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं या चिलचिलाती धूप में डिलीवरी करते हैं। डेटा के अनुसार एक्सट्रीम हीट वेव के दिनों में इनकी कमाई 40% तक गिर जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हें दवाइयों, पानी और बर्फ पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है और इतनी भीषण गर्मी में लगातार काम करना शरीर के लिए असंभव हो जाता है। अगर हम मौतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको अलग अलग संस्थाओं की रिपोर्टिंग में भारी अंतर दिखाई देगा। सरकारी संस्था एनसीआरबी के अनुसार सालाना 20,000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार यह आंकड़ा 10,000 के करीब है, जबकि स्वतंत्र विश्लेषण बताते हैं कि असली आंकड़ा शायद 1,50,000 के आसपास हो सकता है। यह अंतर इसलिए आता है क्योंकि अक्सर डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन लिख दिया जाता है और अत्यधिक गर्मी को मुख्य कारण के रूप में दर्ज नहीं किया जाता। इसी से जुड़ा एक और पहलू भी है जो स्रोत हमें स्पष्ट रूप से बताता है। भारत में 12 प्राकृतिक आपदाओं को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित आपदा माना जाता है, जैसे कि कोल्ड वेव। लेकिन हीट वेव इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। नियमों के मुताबिक अगर इसे अधिसूचित आपदा माना जाता तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से हर मौत के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता। क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसे उस श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसलिए इसकी ट्रैकिंग और मुआवजे के नियम अलग हैं। सेक्शन 6, भविष्य के लिए कदम। ये सब सुनकर स्थिति बहुत गंभीर लग सकती है, लेकिन क्या हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है? बिल्कुल नहीं। आइए उन व्यावहारिक समाधानों की बात करते हैं जिन्हें आज अपनाया जा सकता है। प्रकृति की ताकत के इस अचूक उदाहरण को देखिए। एक बहुत ही साधारण सा काम, पेड़ लगाना, पैदल चलने वालों के लिए तापमान को सीधा 12 डिग्री तक कम कर सकता है। जहां सीधे धूप में खुले कंक्रीट का तापमान 47 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहीं एक घने पेड़ की छांव इसे 35 डिग्री पर ले आती है। ये 12 डिग्री का अंतर किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता है। ये प्रकृति का अपना एयर कंडीशनर है। लेकिन विडंबना देखिए, स्रोत के डेटा के अनुसार 2015 से 2019 के बीच हमने हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले में 18 वर्ग किलोमीटर पुराने जंगल और पेड़ काट दिए। और जो नए पौधे लगाए भी जाते हैं, उनमें से 50% ऐसी जगहों पर लग रहे हैं जिनका कोई खास पारिस्थितिकी लाभ नहीं है। कई तो बड़े होकर छांव देने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। हमें नए पौधे लगाने से ज्यादा पुराने पेड़ों को बचाने की जरूरत है। तो अब सवाल है कि हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं। कुछ बहुत ही बेसिक और पावरफुल कदम हैं। सबसे पहले अपने शहरों में पुराने पेड़ों को कटने से बचाइए। दूसरा, हो सके तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। हमेशा अपने पास 10-12 रुपए का ORS का पैकेट रखें। ये हीट स्ट्रोक से बचने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। घर के बाहर काम करने वाले गार्ड्स या डिलीवरी वर्कर्स को पानी ऑफर करें। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ग्रिड के कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए घरों या बालकनियों में सोलर पैनल्स लगवाने पर विचार करें, जो अब काफी सस्ते भी हो गए हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर हमने आज कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो क्या 2026 या उसके बाद पैदा होने वाले बच्चों के लिए नॉर्मल गर्मी का मतलब 30 या 35 डिग्री नहीं, बल्कि हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस होगा? क्या 45 डिग्री ही हमारा नया नॉर्मल बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। शुरुआत आज ही करनी होगी। अपने स्तर पर छोटे कदम उठाने होंगे और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।